दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद अफसर बन जाती है। जब वो अफसर बन जाती है तभी वो अपनी सरकारी गाड़ी से जब गेट से बाहर जाया करती थी और गेट के अंदर जाया करती थी, तभी उसकी नज़र जो होती है एक लड़के पर जाती है। जो लड़का जो होता है वो कुल्फ़ी बेच रहा होता है। जब उस लड़के पर उसकी नज़र जाती है तो वो हर रोज़ उसकी कुल्फ़ी खाया करती थी। कभी वो अपने ड्राइवर से मंगवाया करती थी तो कभी वो खुद जाती थी उसके पास कुल्फ़ी लेने के लिए। लेकिन वो लड़का जो होता है, गर्मियों का समय होता है तो वो अपने चेहरे पर गमछा बांधे हुए रहता है। जब अपने चेहरे पर गमछा बांधे हुए रहता है तो वो लड़की जो होती है वो देख नहीं पाती है उसका चेहरा, ना ही वो लड़का देख पाता है कि वो कौन है। वो क्योंकि जो अफसर होती हैं वे अपने मुंह पर मास्क लगा कर रहती थी हर टाइम। जब मास्क लगा कर रहती थी तभी कुछ दिन बीत जाते हैं। जब तीसरे दिन 3-4 दिन बीत जाते हैं, 3-4 दिन बीत जाने के बाद वो लड़की जो होती है, अफसर जो जो होती है, वो फिर से उसके पास जाती है। जब उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका तलाकशुदा पति है। जब से ये सारी बातें पता चलती है कि तलाकशुदा पति है, तभी उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि इसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन वो फिर भी अपने आप को सोचने लगती है, अपने आप को कोसने लगती है कि शायद इसका कारण मैं तो नहीं हूँ, कहीं कहीं मेरी वजह से ही तो ये सब कुछ नहीं हो गया है। लेकिन उसका कारण जो होता है वो कुछ और ही निकलता है। लेकिन वो अफसर जो होती है, वो तहसीलदार जो होती है, जो अपने पति के साथ करती है, वाकई में उसे सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि ऐसी पत्नी हर घर में होनी चाहिए, ऐसी पत्नी सबको मिलनी चाहिए। ऐसी पत्नी नहीं देवी का रूप होती है। आखिरकार क्या करती है वो अपने पति के साथ, और कैसे वो देवी का रूप धारण करती है अपने पति के साथ ऐसा काम करने के लिए। जब अब चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये कहानी बिहार में रह रहे एक परिवार की है। बिहार में रह रहे एक परिवार में व्यक्ति का नाम होता है दिनेश। दिनेश के 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है मनीषा। मनीषा जो होती है वो पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पटना में रहकर वो अफसर की भी तैयारी कर रही थी, बड़े अधिकारी बनने की भी तैयारी कर रही थी और अपनी कोचिंग भी ले रही थी और अपनी और भी पढ़ाई कर रही थी। इधर इसके पिता जो होते हैं वे सरकारी नौकर होते हैं। जब सरकारी नौकर होते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि मुझे अपनी बेटी का घर बसा देना चाहिए। मेरे 2 बच्चे और हैं, वे भी जवान हो रहे हैं, मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। इसके पिता की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब रहती थी। तभी मनीषा को कहा जाता है कि बेटा तुम घर आओ, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। मनीषा जो होती है घर पर आती है। घर पर आने के बाद अपने पापा से कहती है कि पापा बताओ क्या बात हो गई। तो मनीषा से कहा जाता है कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख भी लिया है। वैशाली में रह रहे एक लड़का जिसका नाम मनीष है। मनीष जो है बेहद खूबसूरत है और दिखने में भी अच्छा लगता है और सरल सिंपल स्वभाव का लड़का है और उसके पास अच्छी ज़मीन जायदाद है, उसके दुकान है और उसका और भी बिजनेस है और अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। इसलिए मैंने तुम्हारी उससे शादी तय कर दिया और मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। जब ये सारी बातें मनीषा सुनती है तो मनीषा अपने पिता से कहती है कि पिताजी अगर आप मेरी अभी शादी कर देंगे तो मेरे सपने का क्या होगा। मैंने आपको पता है ना मैंने क्या सपना देख रखा है। तो उसके पिता जो होते हैं भी कहते हैं कि बेटा मेरी तबीयत ख़राब रहती है इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे बाद तुम्हारे भाई बहन भी हैं, इन्हें भी इनकी भी मुझे शादी करनी है और तुम मेरे फैसले को टाल नहीं सकती हो। तो मनीषा जो होती है वो कहती है कि सही कहा पिताजी, मैं आपके फैसले को कभी नहीं टाल सकती हूँ, ना ही मैं आपके विरोध जा सकती हूँ और ना ही मैं आपका विरोध कर सकती हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। उसके पिता जो होते हैं वो सोचते हैं कि वो जो मनीष है वो एक ऐसा लड़का है जो उनकी बेटी मनीषा को आगे पढ़ाएगा लिखाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और उसका परिवार जो है वो भी अच्छा है। तब ये जो इसके पिता होते हैं मनीषा के शादी के दिन तय कर देते हैं, तारीख तय कर देते हैं। तारीख तय कर देने के बाद वे मनीष के साथ उसका शादी कर देते हैं। जब शादी कर देने के बाद मनीषा उसके घर जाती है तो घर में वाकई में उसके सास ससुर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। मनीष भी अच्छा होता है, लेकिन मनीष की एक खासियत होती है, उसमें एक खासियत समझो या फिर बुराई समझो। मनीष जो होता है जब कोई उससे कुछ कहा करता था तो वो एकदम मान लिया करता था। उसके आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते थे अगर उसे थोड़ी सी बात कहा करते थे तो वो सच मान लेता था। यानी कि उसे अपने घर से ज़्यादा अपने पड़ोसियों पर यकीन होता है, उसे अपने घर से ज़्यादा अपने दोस्तों पर यकीन होता है। पड़ोसी जो होते थे उसके ऐसे होते थे, उसे तारीफ भी क्या करते थे लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई भी क्या करते थे। पड़ोसी उनके मुंह पर हंसा करते थे लेकिन बाद में जला भी करते थे। वे सोचते थे कि इनके पास इतना पैसा है और कितने अमीर हैं ये, और वाकई में उनके साथ उन्हें देखकर कभी खुश नहीं रहते थे इनके पड़ोसी। ऐसे ही उसके मनीष के जो दोस्त होते हैं वे भी कभी खुश नहीं रहते थे। मनीष को कहा करते थे कि ये गाड़ी में घूमता है और अपना खर्चा भी करता है और हमारे भी खर्चे उठाता है तो हमें बहुत शर्म आती है। इसके पास इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है, इसके पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए। उसके दोस्त भी ऐसी बातें क्या करते थे। मनीषा जो होती है जब अपने घर में रहती है, ससुराल में रहती है, तो वो अपने ससुराल को अच्छे से
रखती है, यानी कि अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। वो अपने ससुराल वालों को भी खुश रखती है, अपने पति को भी खुश रखती है। अब जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं, जो दिन गुजरते चले जाते हैं, इधर मनीषा जो होती है अपने सपने को भूल ही चुकी थी। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि ये मनीष जो होता है इसकी अय्यासियाँ जो थी मनीषा के सामने आने लगती है। ये मनीष जो होता है अपने पड़ोसियों की सुना करता था, अपने यार दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था, कभी कभी उनके साथ पी कर भी आ जाया करता था। मनीषा को जब ये सारी बातें पता चलती है तो मनीषा जो होती है इस चीज़ का विरोध करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहूँगी अगर तुम पी कर आओगी, और तुमने पहले नहीं बताया कि तुम पीते पीते। उधर उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा बेटा पीता नहीं था, हमारे बेटे को पता नहीं ये लत किसने लगवा दी। हमने इससे इतनी बार कहा है कि पड़ोसियों के चक्कर में ना आया करे, अपने दोस्तों के चक्कर में ना रहा करे, वे इसके लिए अच्छा नहीं सोचते, वे इसके लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये उनके साथ रहता है। उन्होंने इसे एक बुरी लत ये भी दे दी। जब मनीषा अपने सास ससुर की बात सुनती है तो कहती है कि मम्मी पापा अगर ये ऐसे शराब पियेंगे तो घर का जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा। हमारी दुकान है, दुकान किराए पे दे रखी है, हमारा किराया भी आता है, हमारी ज़मीन है, उनका देखभाल कौन करेगा। तो जो होता है जब मनीषा को इतना बोलता हुआ देखता है तो उस पर हाथ तक उठा देता है, उससे लड़ाई झगड़े करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे सामने इतना बोल रहे हो और तुम्हारी औकात नहीं कि मेरे सामने बोलो, तुम्हारी औकात है सिर्फ तुम मेरा काम करो और मेरे मम्मी पापा की बात सुनो और हमारे घर में बैठ कर सिर्फ 2 वक्त की खाना खाओ। जब ये बात उसके माता पिता सुनते हैं तो इसे धमकाते और कहते हैं कि तुमने बहू पर हाथ कैसे उठाया। उसके माँ बाप जो होते हैं वे मनीषा के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं, यानी कि मनीषा का हर वक्त साथ देते हैं। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं इधर मनीष जो होता है इसके में सुधरने का नाम नहीं लेता और ना ही सुधार का इसमें कोई नाम आता है। महीने दर महीने बीतते चले जाते हैं। जब 5-6 महीने बीत जाते हैं, जब 5-6 महीने बीत जाने के बाद मनीषा जो होती है वो देखती है कि मनीष जो है अपने माँ बाप पर भी हाथ उठाने लगा है, अपने माँ बाप के साथ भी वही सलूक करने लगा है जो अपनी पत्नी के साथ सलूक करता है। मनीषा जो होती है वो समझ जाती है कि मनीष का कुछ नहीं हो सकता है और ये ऐसे ही बर्बाद होएगा, और अपने माँ बाप को फ़ोन करती है और कहती है कि मम्मी पापा अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ से ज़िंदा देखना तो अपने घर ले जाइए, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे और आप सोचेंगे कि हमारी बेटी ने ये कौन सा कदम उठा लिया और कदम उठाने से पहले हमें बताया भी नहीं। उसके जब माँ बाप ये बात सुनते हैं तो माँ बाप को देर नहीं लगती समझने में कि हमारी बेटी के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उसके पिता जो होते हैं उसके ससुराल आते हैं। ससुराल आने के बाद वे अपने उस यानी कि उसके सास ससुर से बात करते हैं और कहते हैं कि ये क्या मामला हो रहा है, हमें क्यों नहीं बताया गया कि तुम्हारा बेटा पहले पीता था। तो वे कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं पीता था, लेकिन ये जो आस पड़ोस के लोग हैं इन्होंने उसे पिया नहीं सिखा दिया, हम उससे खुद परेशान हो गए, वो हम पर भी हाथ उठाता है। तो इसके पिता जो होते हैं मनीषा के, वे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखूँगा, मैं इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ। तो मनीष के जो माता पिता होते हैं वे कहते हैं हाथ जोड़कर ठीक है आप ले जाइए, हम चाहते हैं कि इसकी ज़िंदगी सुधर जाए, क्योंकि हमारे बेटे की ज़िंदगी जो है बिगड़ चुकी है, ना ही तो वो उसे सुखी रख पाएगा ना ही सुख दे पाएगा। इसलिए जब उसे ले जाते हैं, ले जाने के बाद मनीषा जो होती है अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर से पटना चली जाती है। इधर ये जो मनीष होता है इसका जो व्यवहार होता है और भी बेकार होता चला जाता है। 6 महीने और बीत जाते हैं। जब 6 महीने और बीत जाते हैं तो इसके पिता का जो है देहांत हो जाता है। जब इसके पिता का देहांत हो जाता है तो यानी कि इस दुनिया में इसके पिता नहीं रहे थे, उसे थोड़ी बहुत कहा करते थे, वे भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। इधर इसकी माँ जो होती है अगर वो कहा करती थी तो मनीष जो होता था उन पर हाथ उठा दिया करता था, अपनी माँ के साथ बदसलूकी किया करता था। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं इधर मनीषा जो होती है अपनी पढ़ाई कर रही होती है और इधर इसने 6 महीनों के अंदर अंदर ही मनीष से तलाक ले लिया था। मनीष से जब तलाक लिया था तभी मनीष से पूछा जाता है कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो। तो मनीष जो होता है साफ इनकार कर देता और कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। इधर मनीषा से पूछा जाता है कि क्या तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो। तो मनीषा जो होती है वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहूँगी, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तब रहना चाहूँगी तब ये अपने आस पड़ोस के लोगों की बात सुनना बंद कर दे और अपनी शराब को छोड़ दे और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करे, तो मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इधर ये जो मनीष होता है साफ साफ कह देता है कि मुझे मनीषा से तलाक चाहिए। इसलिए जज साहब जो होते हैं कुछ नहीं कर पाते। इधर मनीषा भी जो होती है वो भी कहती है कि हाँ जज साहब मुझे भी तलाक चाहिए। इन दोनों का 6 महीने के अंदर अंदर तलाक हो जाता है। इधर मनीषा जो होती है अपनी पढ़ाई कर रही होती है पटना में रहकर। इधर मनीष जो होता है उसका जो कारोबार होता है वो ठप सा होता चला जाता है। यानी कि मनीष के जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे उसके नाम ज़मीन करवा लेते हैं। अपने नाम ज़मीन करवाने के बाद जो उसकी ज़मीन 20 लाख की होती है उसे 5 लाख अपने नाम करवा लेते हैं। और 5 लाख देकर अपने नाम करवाने के बाद उससे कहते हैं कि बाद में ले लेना पैसे, लेकिन बाद में से पैसे नहीं देते। थोड़े थोड़े टुकड़े करके ऐसी ज़मीन के वे सारे बेच देता है। जब सारे बेच देता है इधर इसकी माँ की जो तबीयत होती है वो भी ख़राब होने लगती है। कहती है कि बेटा तुम ऐसा करोगे तो देख लेना एक दिन तुम्हें घर खाने के लाले पड़ जाएंगे और तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे जो माँ बाप की शान शोहरत थी तुमने सारी बेच खाई,
तुम्हारे बाप ने जो इतनी मेहनत से कमाया था तुमने सब दारू में उड़ा दिया, अय्यासियों में उड़ा दिया, तुमने अपने पड़ोसियों के कहने से उड़ा दिया, अपने पड़ोसियों के नाम ज़मीन कर दी कुछ पैसे के लालच में। तुम कितने अंधे हो चुके हो पीने के चक्कर में। लेकिन मनीष जो होता है वो कुछ भी नहीं सुनता है। मनीष लगातार एक शराब का सेवन करते जा रहा था। जब लगातार शराब का सेवन करते जा रहा था, उसे नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है। उसे नहीं पता था कि आने वाला टाइम उसके लिए इतना बेकार भी हो सकता है। धीरे धीरे करके उसके जो पैसे होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। सारे ख़त्म हो जाने के बाद उसके घर में लाले पड़ जाते हैं। 4 साल गुजर जाते हैं। इधर मनीषा जो होती है जी तोड़ मेहनत कर रही थी, इधर मनीष जो होता है वो ऐसे ही कर रहा था। कुछ साल और बीतते हैं। मनीषा जो होती है फिर एक दिन तहसीलदार बन जाती है। अपना पेपर यूपीएससी का क्लियर करती है। क्लियर करने के बाद जब वो तहसीलदार बनती है तो अपने माँ बाप को बताती है कि मम्मी पापा मैं तहसीलदार बन गई हूँ। इधर उसके माता पिता जो होते हैं बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत अकेले जीवन बिता लिया, तुमने बहुत अकेले कष्ट देख लिया, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुम्हारा घर बस्ता देखना चाहता हूँ। जब ये सारी बातें मनीषा से कहते हैं तो मनीषा जो होती है वो कहते हैं कि पापा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अभी अपने भाई बहन की शादी करूँगी, इन्हें अपने पैरों पे खड़ा करूँगी और इन्हें बताऊँगी कि किसी के घर जाकर किसी के टुकड़ों पर मत पड़ना, किसी के घर जाकर किसी के एहसान के बोझ तले मत रहना, मैं इन्हें ये सब चीज़ सिखाऊंगी। अब ये मनीषा जो होती है शादी करने के लिए ना कर देती है। मनीषा की जो पोस्टिंग होती है वो पटना में रहती है। इधर ये मनीष जो होता है इसके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं और सोचने लगता है कि मैं क्या काम करूं। तब कहीं जाकर इसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं जिससे एक कुल्फ़ी की दुकान खोल लेता है। अपने ही वैशाली में रहने वाला रहता है, वहीं पर खोल लेता है। जब कुल्फ़ी की दुकान खोल लेता है तो कुल्फ़ी की दुकान जो खोलता है वो तहसील के सामने खोलता है। सामने खोलने के बाद इधर इसकी पत्नी की जो कुछ समय बाद पोस्टिंग जो होती है वो वैशाली में हो जाती है। जब वैशाली में हो जाती है तभी ये जब वहाँ से निकला करती थी अपनी सरकारी गाड़ी में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है कुल्फ़ी बेचता था। कुल्फ़ी जब बेचता था तो गर्मियों का समय होता है तो मुँह पर अपने गमछे बांधे रखता था। अब जैसे ही वो अपने ड्राइवर से कहती है कि उससे कुल्फ़ी लेकर आओ, ड्राइवर जो होता है कुल्फ़ी लेकर आता था। वो मनीषा को कुल्फ़ी उसकी बहुत अच्छी लगा करती थी। मनीषा खुद कई बार उससे कुल्फ़ी लेकर आती है और इधर मनीषा जो होती है मास्क लगा कर जाया करती थी जब तहसील से निकला करती थी और तहसील को जाया करती थी, हमेशा ऐसी रहती थी। लेकिन एक दिन जब सुबह सुबह मनीषा आती है तो वो अपनी दुकान लगा ही रहा था, यानी कि धूप नहीं होती है, मौसम जो होता है थोड़ा सा ठंडा सा होता है, तो उसने अपने चेहरे पर गमछा नहीं बांध रखा था। मनीषा जो होती है जब उसका चेहरा देखती है तो पहचान लेती है कि उसका पति है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद सोचने लगती है कि इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तभी वो अपने एक कर्मचारी को बुलाती है। कर्मचारी को बुलाने के बाद वो कहती है कि बाहर जो कुल्फ़ी बेच रहा है उसे बुला कर लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो कुल्फ़ी वाले से कहता है कि तुम्हें मैडम बुला रही है अंदर। कुल्फ़ी वाला जो होता है वो कहता है कि साहब मुझसे क्या गलती हो गई, मैं कल से यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा। कुल्फ़ी वाला कोई और नहीं होता, उसका तलाकशुदा पति ही होता है, यानी कि कुल्फ़ी वाला मनीष होता है। तो ये सारी बातें जब कर्मचारी से कह रहा होता है तो कर्मचारी जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मैडम को कुछ और बात करनी है, अगर दुकान ही हटवानी होती तो मुझसे बोल देती, तुम्हें वहाँ पर नहीं बुलाती, आप एक बार सुन लो जाकर फिर बाद में बात करना। अब जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद मनीषा जो होती है मास्क लगाए रखती है। तो मनीषा जो होती है वो कहती है कि बैठो, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो बैठ कर कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, और अगर मैडम मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से अपनी दुकान हटा लूँगा, मेरे साथ ऐसा मत करना। वो अपना मास्क हटाती है। जब मास्क हटाती है तो वो देख कर उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सोचने लगता है कि मनीषा, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। वो ये कहकर उठकर चलने लगता है। तभी वो कहती है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहता है कि मुझसे अब तुम क्या ही उम्मीद रखती हो, और मैं तुम्हारे लिए, मैं अपनी नज़रों में इतना गिर गया हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो वो पूछती है कि मम्मी पापा कैसे हैं? तो बताता है कि मेरी माँ है, मेरे पिता की जो देहांत है वो तुम्हारे जाने के बाद कुछ समय बाद ही हो गया था। लेकिन मैं ये फिर जो मनीषा होती है पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? तुम्हारी दुकान थी, ज़मीन थी, सब चीज़ था तुम्हारे पास, अच्छा पैसा था, तो तुम ऐसे कैसे हो गए? तो बताता है कि ना ही तो मैंने तुम्हारी सुनी, ना ही अपने माँ बाप की सुनी, मेरे पड़ोसी की मैं सुना करता था, अपने यार दोस्तों की सुना करता था। पड़ोसी जो होते थे, तुमने हमेशा कहा था कि वे जलते हैं, लेकिन मैं उनके सुनता था और उन्होंने मेरे से मेरी ज़मीन नाम करवा दी। मैं थोड़े थोड़े टुकड़े करके ऐसे ही अपने यार दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को देता गया। उन्होंने मुझे 20 लाख के बदले कभी 5 लाख दिए, कभी 10 लाख के बदले 3 लाख दिए, ऐसे पैसे दिए, मेरे कभी पूरे पैसे नहीं दिए। और जब मैं उनसे पैसे मांगने जाता हूँ तो ये मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जब मेरे घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं तब कहीं जाकर मैं अपना काम जोड़ता हूँ। काम जोड़ने के बाद मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, पीना, खाना, यार दोस्तों के साथ उठना बैठना, और अपनी माँ के साथ आराम से जीवन व्यतीत करने लगता हूँ। इधर मनीषा जो होती है वो कहती है कि तुमने नहीं छोड़ा अपने यार दोस्तों के साथ बैठना, उन्होंने खुद छोड़ दिया है तुम्हारे साथ बैठना, क्योंकि वे तुम्हारे पैसा देखकर तुम्हारे पास आया करते थे, वे तुम्हारे शान शोहरत देखकर तुम्हारे पास आया करते थे। अगर पड़ोसी भी तुम्हें तभी पूछा करते थे जब वे देखा करते थे कि इनके पास पैसा है। तभी ऐसे कहती है कि तुम जा सकते हो। तो इधर जो व्यक्ति होती है, मनीष होता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे शादी कर लो।
तो मनीषा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अब तुम जा सकते हो। मनीषा जो होती है भाई के जाने की इसके ही गांव का एक जो मतलब कि गांव का तहसील लगता है, वहाँ पर फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद इसके जो ज़मीन के पेपर होते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, निकलवाने के बाद वहाँ पर देखती है कि कैसे कैसे इसकी ज़मीन को हड़पा गया है, कैसे कैसे इसकी ज़मीन नाम करवाई गई है। अब 1 महीने में सारा केस सोल्व कर देते हैं। केस सोल्व करने के बाद उन सबसे वो ज़मीन ले लेती है जिन्होंने उसकी ज़मीन धोखे से हड़पी थी। ज़मीन लेने के बाद उसके आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति के पीछे इतना बड़ा हाथ किसका आ गया है, मनीष के पीछे इतना बड़ा हाथ किसका है जिसने हमसे सारी ज़मीन लिवा दी। अब ऐसे मनीषा जो होती है उसकी ज़मीन उसे वापस कर देती है। मनीष को कहती है कि तुम अब जा आराम से अपनी दुकान पर बैठो, दुकान पर काम करो, अपने किराया लो, आराम से अपना जीवन व्यतीत करो, अपनी खेती में काम करो और माँ को भी खुश रखो। तो इधर मनीष जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मनीषा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ समय बहुत गुजर जाता है। मनीषा जो होती है वो कहती है कि मैं अपने भाई बहन की शादी करना चाहती हूँ। वो अपने भाई बहन की शादी करना चाहती थी, इसलिए उससे शादी नहीं कर सकती थी अभी। अपने भाई बहन की शादी कर देती है। शादी कर देने के बाद वो फिर दोबारा से मनीष के साथ मंदिर में फेरे लेती है। फेरे लेने के बाद वे दोनों जो होते हैं अपनी माँ के साथ जीवन जो है अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। इधर मनीष को समझ आ चुका था कि यार दोस्त और जो पड़ोसी होते हैं सिर्फ पैसा देखकर पास आते हैं, चाहे रिश्तेदारों कोई भी हो। जब हमारे पास पैसा होगा तो वे हमारे घर आएंगे, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम गरीब हैं, तो वाकई में हमारे घर कोई नहीं आना पसंद करेगा। इसलिए वो मनीष की जो पत्नी होती है, मनीष को समझाने की बार बार कोशिश करती है। इधर माँ बाप जो होते हैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो नहीं समझ पाता और अपने आप ऐसी जगह पर पहुंच जाता है, सड़क पर आ जाता है। सड़क पर आकर कुल्फी बेचने लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।